हाय फ्रेंड्स, टीच मेट में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा जो कि अब कुछ ही दिनों में होने वाली है, उसके लिए आज हम लोग पार्ट ए से संबंधित प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। पार्ट ए में आप लोग को जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज के सेट में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी गोपाल या फिर ऑप्शन डी रामपाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था और पाल वंश एक क्षत्रिय वंश था और वह बौद्ध मतानुयायी था और नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण करवाया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा, या फिर लखनऊ से 1857 के विद्रोह में किसने भाग लिया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बेगम ऑफ अवध, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई या फिर ऑप्शन डी नाना साहेब। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बेगम ऑफ अवध, यानी कि बेगम हजरत महल ने 4 जून 1857 ईस्वी को जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था उसमें भाग लिया था लखनऊ से। नेक्स्ट प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गाजी मलिक, ऑप्शन बी मलिक काफूर, ऑप्शन सी जफर खां या फिर ऑप्शन डी उबेद खां। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अलाउद्दीन ने सेनापतियों में से गयासुद्दीन तुगलक, या इसका एक और नाम था गाजी मलिक, तुगलक वंश का प्रथम शासक था और उसी ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ पे? ऑप्शन ए कुशीनगर में, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी बोधगया में या फिर ऑप्शन डी श्रावस्ती में। आप लोग को पता होगा महापरिनिर्वाण क्या होता है। जब बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, यानी कि बौद्ध धर्म में मृत्यु होने के बाद उसको हम लोग महापरिनिर्वाण अवस्था बोलते हैं, और यह कुशीनगर में स्थित है जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है। और इस मंदिर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई हुई है जो कि 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15 या फिर ऑप्शन डी 16। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 16। संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता, और मनु ने गर्भधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक 13 संस्कारों का उल्लेख किया है, लेकिन बाद की स्मृतियों में इनकी संख्या 16 को स्वीकार किया गया है, इसलिए यहाँ पे संस्कारों की कुल संख्या 16 हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड एमहर्स्ट, ऑप्शन सी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इसी ने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। यानी कि वास्तव में प्लासी के युद्ध के बाद ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उद्भाव हुआ था, यानी कि उस टाइम से जो सत्ता है वो इंग्लैंड के महारानी के हाथों में चला गया था, इसलिए इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी भोज परमार, ऑप्शन सी धर्मपाल या फिर ऑप्शन डी नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट का जन्म 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भाबर नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? कल्हन, बिन्हन, जयानक या फिर चंद बरदाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चौहानी वंश शासक पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। इसका जवाब सभी को पता होगा। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को माना जाता है और भारतीय साहित्य में 4 वेद है, जहाँ यहाँ पे चारों वेद का नाम दिया गया है।
आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को, या यावरी समूह को, भाषा समूह को, या श्रेष्ठ वंश को। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। आर्य जो है वो प्राचीन भारत यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त हुआ था, और वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लाला हरदयाल, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी भगत सिंह, या ऑप्शन डी बरकतुल्ला। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। वर्ष 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की थी, और इस संस्था ने गदर नामक एक अफवाह निकाला था, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। और लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। चूँकि विकल्प में सोहन सिंह भाकना नहीं दिया गया है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा लाला हरदयाल। अगर आपके ऑप्शन में सोहन सिंह भाकना दिया हो तो आप उसको ही टिक लगाएं, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। ए.ओ. ह्यूम ने, महात्मा गांधी ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी, और ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी, और इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। और इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया था कि इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाए। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था। सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, या फिर महात्मा गांधी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वर्ष 1917 ईस्वी में चंपारण में सत्याग्रह प्रारंभ किया था, जो कि बिहार में है, और यह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था, जिसको हम लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, और हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन जो था वो ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा था, और इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, सरदार भगत सिंह, या राजगुरु। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी, जबकि सुखदेव, सरदार भगत सिंह और राजगुरु को 1930 ईस्वी में मौत की सज़ा सुनाई गई थी, और 23 मार्च 1931 को भारत माता के इन अमर सपूतों को फांसी दे दी गई, और बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सज़ा देकर सेलुलर जेल, जो कि अंडमान में स्थित है, वहाँ भेज दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 12 नवंबर 1945 को, 11 नवंबर 1945 को, 5 नवंबर 1945 को, या फिर ऑप्शन डी 10 नवंबर 1945 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था, जबकि 5 से 11 नवंबर 1945 तक आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों आर.के. सहगल, शाहनवाज तथा गुरुबख्श सिंह ढिल्लन पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी। असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट का बनना, सांप्रदायिक अवार्ड, या फिर साइमन कमीशन का वापस भेजना। इसका जवाब है ऑप्शन बी। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था, और जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने नृशंस नरसंहार किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी, खिलाफत आंदोलन की,
1857 के स्वतंत्रता संग्राम की, स्वदेशी आंदोलन की, या फिर असहकार या असहयोग आंदोलन की? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। 1921 का मोपला आंदोलन खिलाफत आंदोलन की एक शाखा थी और यह केरल प्रांत के मालाबार जिले के मोपला काश्तकारों के आंदोलन मुख्यतः लगान एवं बेदखली को लेकर था। और दूसरी ओर वहाँ खिलाफत आंदोलन भी अपनी जड़ें जमाता जा रहा था और हालात ये हो गए थे कि खिलाफत आंदोलन एवं काश्तकारों की बैठक में फ़र्क करना मुश्किल हो गया था कि दोनों में से कौन है। इस तरह दोनों आंदोलन यानी कि मापला आंदोलन और खिलाफत आंदोलन एक दूसरे में समा गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, या फिर ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? असहयोग आंदोलन में, नमक सत्याग्रह में, बारदोली कूच में, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन में? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह शुरू किया था और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी ब्राज़ील, या फिर नाइजीरिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नॉर्वे पश्चिम यूरोपीय तुल्य जलवायु के अंतर्गत आता है और इस जलवायु प्रदेश में वर्षा वर्ष के प्रत्येक मौसम में पर्याप्त तथा समान रूप से होती है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? सहारा, गोबी, थार, या फिर कालाहारी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है और यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि अन्य मरुस्थलों में जनघनत्व 7 तक ही मिलता है। भारत में निम्नलिखित नदियों में से कौन सी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? रावी, सतलज, व्यास, या फिर चिनाब? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। सतलज नदी हिमालय की श्रेणियों को काट कर गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है और आगे चलकर यह ब्यास नदी में मिल जाती है, यानी कि सतलज नदी ब्यास नदी की सहायक नदी है। ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? इसका जवाब सभी लोग को पता होगा, ऑप्शन डी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। मिजोरम की आइजॉल, त्रिपुरा की अगरतला और पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी ही है। भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ रहा है, लगभग स्थिर रहा है, कुछ कम हुआ है, पहले बढ़ा और फिर वर्ष 1991 के पश्चात घटा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ रहा है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए लेह, बीकानेर, जैसलमेर, या फिर चेरापूंजी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लेह। लेह में 9.20 सेंटीमीटर यानी कि देश भर में सबसे कम वर्षा होती है। उसके बाद आता है बीकानेर, यहाँ पे 24.30 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर यानी कि जो राजस्थान राज्य में सबसे कम है। और इसके बाद है चेरापूंजी, यहाँ पे है 1100 सेंटीमीटर और यहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जगह जो है वो चेरापूंजी है। सबसे कम लेह में और सबसे ज़्यादा चेरापूंजी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए बिहार और पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, कर्नाटक और उड़ीसा, या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। भारत में लौह अयस्क यानी कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से संपन्न राज्यों में प्रमुख राज्य जो है वो क्रम से इस प्रकार है। सबसे ज़्यादा कर्नाटक में, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद झारखंड और उसके बाद छत्तीसगढ़। इसलिए हमारा सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम, या फिर ऑप्शन डी गंगा और सिंधु। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। सुंदरबन डेल्टा भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है
और इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना जैसी नदियों के द्वारा हुआ है। दक्षिण एशिया के निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा है? मालदीव, भूटान, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। दक्षिण एशिया में सबसे छोटा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो मालदीव है, और इसमें दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान आते हैं, और इसमें सबसे छोटा मालदीव है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे जनसंख्या कम जो है वो उड़ीसा में है, और अभी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में है। पहला स्थान पे कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश, फिर तमिलनाडु और फिर उड़ीसा। ये जो ऑप्शन में दिया गया है उस हिसाब से। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? करेंसी का नियमन, विदेशी व्यापार का नियमन, साख का नियमन या फिर देश के विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली और प्रबंधन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। विदेशी व्यापार का नियमन रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि विदेशी व्यापार का नियमन वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही हो गया। हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव किस पे पड़ा था? अनाज पे, दाल पे, फल पे या सब्जियों पे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। हरित क्रांति भारत में वर्ष 1966 से 67 ईस्वी में शुरू की गई थी, और इसका श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। और हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव अनाजों यानी कि गेहूं और चावल पर पड़ा था। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग या केंद्र एवं राज्य सरकारें? का सही जवाब है ऑप्शन सी। पंचवर्षीय योजना आयोग के द्वारा बनाने की जिम्मेदारी थी, और योजना आयोग एक संविधानेतर निकाय था जिसका प्रदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? झांसी में, नई दिल्ली में, लुधियाना में कि करनाल में? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान करनाल, हरियाणा में स्थित है, और इसे वर्ष 1989 ईस्वी में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। किस प्रकार का कर GST है? तो आप सभी लोगों को पता होगा, GST एक अप्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत की श्वेत क्रांति का जन्म ऑप्शन ए डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है, और श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी, हिंदी, तमिल की मलयालम? तो लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा जो है वो मलयालम है, ऑप्शन डी। भारत की किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन है 6ठी, 7वीं, 8वीं या 9वीं? तो भारत की 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा से संबंधित है, यानी कि भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1867 से 68 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम किसके द्वारा भी निश्चित किया गया था? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए MG रानाडे ने, ऑप्शन बी सर W हंटर ने, RC दत्त ने या फिर दादा भाई नौरोजी ने? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन करते हुए 1967 से 68 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का आकलन किया था। नवरत्न का विचार संबंधित है किससे? तकनीकी जनशक्ति के चयनित वर्ग, चयनित निर्यातोन्मुखी इकाइयाँ, चयनित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग या फिर ऑप्शन डी सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। आप लोग नाम सुने होंगे नवरत्न कंपनियां, ये यही है। नवरत्न सार्वजनिक उपक्रमों का एक विशिष्ट वर्ग है जिनमें सरकार ग्लोबल कंपनी होने की संभाव्य क्षमता देखती है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है किसको? मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या फिर विधि मंत्री को? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है।
निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? राज्य का राज्यपाल, राज्य का विधानमंडल, भारत की संसद या भारत का राष्ट्रपति? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। संविधान के अनुच्छेद 243 ग 1 के अनुसार राज्य का विधानमंडल पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1952, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948 या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आप लोग प्रस्तावना पढ़ते होंगे, उसमें भी है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था और इसी दिन भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया था और संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा उसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 ईस्वी की ही माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी आयंगर समिति, ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति या फिर ऑप्शन डी ठक्कर समिति को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A को जोड़कर इसके अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया था, जो कि स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों पर आधारित था। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य की नीति के निदेशक तत्व या मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए राज्य के नीति निदेशक तत्व इम्पोर्टेंट है, आधारभूत है और यह संविधान के अनुच्छेद 37 में लिखा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य की नीति के निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में यानी कि कोई भी कानून बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? सभी नागरिक कानून के सामने समान है, इसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनावों में वोट देने का अधिकार है या फिर ऑप्शन डी सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है धर्म से रिलेटेड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि राज्य स्तर पर भारत का कोई धर्म नहीं है और सभी व्यक्ति अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, यानी कि इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता था? लोकसभा, राज्यसभा, किसी के भी द्वारा या फिर किसी के द्वारा नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बजट पहले लोकसभा के द्वारा पेश किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक डैश है? प्रशासनिक प्राधिकरण, परामर्शदात्री समिति, सलाहकार निकाय या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति प्रशासनिक प्राधिकरण है और ग्राम स्तर पर विभिन्न कार्यों को निपटाने के लिए मुख्यतः निम्न समितियां नियुक्त की जाती है: कार्य समिति, वित्त एवं विकास समिति, शिक्षा समिति और समता समिति। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंध, जन उपयोगी सेवाएं या लोक व्यवस्था का अनुरक्षण? इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। लोक व्यवस्था का अनुरक्षण स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है, बल्कि इसका अनुरक्षण राज्य सरकार से संबंधित है, जबकि जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़कें और पुल, आर्थिक एवं सामाजिक विकास योजना, अग्निशमन ये सब स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। प्रजातंत्र की जड़ें किसके द्वारा नष्ट की जाती है? साम्यवाद, आतंकवाद एवं विद्रोह, भाषाओं में विविधता, भारतीय जीवन में बदलाव? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आतंकवाद तथा विद्रोह द्वारा प्रजातंत्र को अस्थिर या कमजोर किया जाता है, लेकिन उनकी जड़ों को समाप्त नहीं किया जाता। जबकि साम्यवाद प्रजातंत्र के विपरीत एक शासन प्रणाली है जो प्रजातंत्र के मूल सिद्धांत को ही बदल देती है, और साम्यवाद चीन में है, यानी कि चीन की जो शासन व्यवस्था है वो साम्यवादी शासन व्यवस्था है और हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उससे एक सेब को छोड़ा जाता है तो वह पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिवान होगा,
अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा, या फिर ऑप्शन डी अधिक गति से गतिवान होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अंतरिक्ष यान से सेब को छोड़ने पर अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव में सेब अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा, यानी कि वो पृथ्वी की ओर नहीं गिरेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्यों? क्योंकि तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, तेल जल की अपेक्षा कम घना है, तेल का तल तनाव पानी से अधिक है, या तेल का तल तनाव पानी से कम है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। तेल का जो पृष्ठ तनाव है वो पानी की अपेक्षा कम होता है, इसलिए तेल जो है वो जल के तल पर फैल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण या बहुलकीकरण। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। गोबर में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा होती है, जिसे बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है। प्रतिजन यानी कि एंटीजन क्या है? एंटीजन वह पदार्थ है जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, विषाक्तता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, शरीर के ताप को कम करता है, या फिर प्रतिपिंड यानी कि एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। आप लोग एंटीजन का नाम कोरोना टाइम में बहुत सुने होंगे, और एंटीजन्स वे पदार्थ है जो एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है तथा प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। और प्रतिजन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, ग्लाइसोप्रोटीन के रूप में तथा ए-एन-बी के रूप में। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया द्वारा, विटामिन द्वारा, एंजाइम द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है, और इसी प्रोटीन के कारण दूध सफ़ेद रंग का होता है। और दही का निर्माण लैक्टिक अम्ल के बैक्टीरिया तथा कैसीन के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कॉर्निया में, परितारिका में, पुतली में, या फिर दृष्टिपटल में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दृष्टिपटल यानी कि रेटिना में। जिस वस्तु को हम देखते हैं उससे चलने वाली किरणें कॉर्निया और नेत्रोद द्रव से होकर पुतली के रास्ते से लेंस में पड़ती है, और रेटिना इसे फोकस कर देता है, जहां पर वस्तु का छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा जल जनित रोग है? चेचक, मलेरिया, हैजा या तपेदिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। हैजा एक संक्रामक आंतशोथ है जो विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है, और मनुष्य में इसका संचरण दूषित भोजन या पानी को ग्रहण करने के माध्यम से होता है। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, क्रिस्टोफर मैकडोनाल्ड, या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। पेनिसिलिन के आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, और इन्होंने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का एक समूह जिसकी भी उत्पत्ति पेनिसिलियम कवक से हुई है उसका खोज किया था। और पेनिसिलिन की खोज का श्रेय वर्ष 1928 ईस्वी में स्कॉटिश वैज्ञानिक एवं इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। विकास का मुख्य कारक क्या है? उत्परिवर्तन, हासिल किए हुए गुण, लैंगिक जनक, या फिर प्राकृतिक वरण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। जैव विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वरण है, क्योंकि यही विभेदों एवं अन्य हासिल किए हुए जीनों को अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करता है। पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है। निगेटिव से फोटो बनाने के काम में लाए जाने वाले रसायन की गुणवत्ता, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक, भूकंप की तीव्रता का मूल्यांकन, या दूध की शुद्धता परखने का मूल्यांकन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। पीएच मान एक संख्या होती है जिससे पदार्थों की अम्लीयता तथा क्षारीयता व्यक्त करते हैं, और इसका मान 0 से 14 के मध्य होता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होते हैं, और जिसका मान 7 से अधिक होता है वे क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। इसी के साथ आज का हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको 60 में से कितने मार्क्स आए हैं। थैंक यू सो मच।